हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे सीएमए फाउंडेशन के बच्चों, बेटा हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, बेटा हमने लास्ट क्लास में मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर शुरू कर दिया था अपना। ठीक है, तो इसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आगे और कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे पास अब। ठीक है, चलो जल्दी से। तो हमें बच्चों स्टार्ट करना है आज यहां से। चलो जी, बात करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ मनी। इससे पहले याद करो, हमने बार्टर सिस्टम से चैप्टर स्टार्ट किया था। बेटा बार्टर सिस्टम में जो जो कमियां थी, जो जो उसके ड्रॉबैक्स थे, वो सारे हमारे क्या बन गए अल्टीमेटली फंक्शंस ऑफ मनी, है ना। क्योंकि मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने वो सारी कमियां दूर करी जो बार्टर सिस्टम में थी, तो वही क्या बन गया अल्टीमेटली उसके फंक्शंस। थोड़ा सा डेप्थ में बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बन गया, देखो दो हमने क्लासिफिकेशन कैसे करा हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, विच आर एसेंशियल्स एंड फंडामेंटल फंक्शंस, या कह सकते हैं बेसिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कोई भी चीज अगर आपको एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए मेन जो जरिया है दैट इज मनी, राइट। सो मनी इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब क्योंकि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम में, वो रिमूव हो गया, राइट। मेजर्स ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, कॉमन यूनिट आपके पास जिससे आप मेजर कर सकते हो, दैट इज मनी। मनी से कंपेयर करके आप कोई भी दो अलग अलग चीजों की कॉमन वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, सो मनी सर्व्स एज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू एक्सप्रेस द प्राइस, अलाउज इजी कंपैरिजन। इजीली आप चीजों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो बाय कंपेयरिंग इट टू द मनी, राइट। चलो, अब सेकेंडरी फंक्शन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शन। एक तो जैसे हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, अब आप स्टोर भी कर सकते हो। याद है हमने बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि आप स्टोर नहीं कर सकते थे वहां पे, क्योंकि ज्यादातर चीजें बार्टर सिस्टम में पेरिशेबल होती थी जिसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, राइट। तो मनी होल्ड्स इट वैल्यू ओवर टाइम, अलाउ सेविंग फॉर द फ्यूचर यूज, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स में नहीं हो सकता था, राइट। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आपको कोई पेमेंट फ्यूचर में मतलब बाद में करना चाहते हो, आप आज आप डिलीवरी गुड्स एंड सर्विसेज की लेते हो और पेमेंट आप बाद में करते हो, मनी के केस में हो सकता है, पर बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, राइट। मनी फैसिलिटेट्स द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी एक तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है आपको मनी में। लोन्स, फ्यूचर पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स आर एक्सप्रेस एंड रीपेड इन द मनी टर्म्स इन फ्यूचर, राइट। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, और अब तो डिजिटलाइज भी हो गया, अब तो और ज्यादा इजी हो गया ट्रांसफर करना, राइट। मनी कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड अक्रॉस द पीपल, प्लेस एंड टाइम, सपोर्ट ट्रेड एंड रेमिटेंस। तो इजिली ट्रेड और रेमिटेंस करने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, चलो इजी टॉपिक्स हैं तो। फिर आता है कंटिजेंट फंक्शन। ये कंटिजेंट फंक्शन क्या है, जो कि एडिशनल इकोनॉमिक रोल्स है। मनी के कुछ इकोनॉमिक रोल्स के हिसाब से फंक्शंस है। सबसे पहले मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब जब हम कंट्री की जीडीपी मेजर कर रहे हैं, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में ही करते हैं। हम देखते हैं पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी मनी से ही पता लगता है। तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, कि भाई पूरी इकोनॉमी में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो फैक्टर पेमेंट्स हो रही है, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में तो मेजर करते हैं। तो ये भी एक मनी का क्या है, इकोनॉमिक रोल है। फिर बात करते हैं इक्वलाइजेस मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटीज, कि हमें एडिशनल बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं प्रोडक्टिविटीज से। हेल्प्स द कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन एंड प्रोड्यूसर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर जब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही तो करेगा, मनी से ही तो कंपेयर करेगा कि उसको कितना सरप्लस हो रहा है, राइट। तो ये भी एक इकोनॉमिक रोल हो गया। फिर आ गया बेसिस ऑफ क्रेडिट, नाम से पता लग रहा है क्रेडिट फैसिलिटी वाला पॉइंट है। बैंक क्रिएट्स द क्रेडिट फॉर प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड मनी सप्लाई एक्सपेंड्स वाया फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब बैंक क्या करता है, रिजर्व्स यूज करते हैं अपने। जब वो रिजर्व्स को कम कर देता है, या रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर उनकी कम हो जाती है, तो वो लोन ज्यादा दे देते हैं इकोनॉमी में। जब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो क्रेडिट कम कर देते हैं इकोनॉमी में, राइट। तो क्रेडिट फैसिलिटी आ जाती है। फिर आता है लिक्विडिटी। ये तो आप समझते हैं कि कोई भी चीज अगर आपको परचेज करनी है तो आपके पास मोस्ट लिक्विड फॉर्म दैट इज मनी इजिली अवेलेबल होना चाहिए। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो सबसे ज्यादा इजी लिक्विडिटी क्या है, कैश, क्योंकि कैश से ही आप कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेंटली विदाउट एनी लॉस। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है बैंकिंग वाला पार्ट। ये हमने मनी पढ़ा पहले, अब हम सारा बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर में। देखते हैं क्या क्या डेफिनेशन के हिसाब से जो दो अलग अलग है, शेयर्स और क्रोथर्स। शेयर्स क्या, एन इंस्टीट्यूशन हुज डेट बैंक डिपॉजिट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट ऑफ अदर पीपल्स डेट।
मतलब एक का डेट सेटल करने के लिए जो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेप्ट करता है, दैट इज द सिस्टम ऑफ बैंकिंग। और क्रॉथर के हिसाब से कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द सेवर्स एंड लेंड्स टू दोज हु नीड इट। असली में तो बैंक का फंक्शन यही है कि लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है और आगे लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बीच में जो उनका डिफरेंस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो होती है उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो ये होता है बैंक। आगे देखते हैं बच्चों एसेंशियल्स। एक साउंड बैंकिंग सिस्टम के लिए या फिर एक सही बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहले एडिक्वेट लिक्विडिटी, उनके पास इजी मूवमेंट ऑफ कैश होना चाहिए जिससे कि बैंकिंग सिस्टम इजीली रन कर सके। ऐसा नहीं है कि कल को कोई अगर लोन लेने आ रहा है तो पैसे नहीं है बैंक के पास देने के लिए, राइट। आपने डिपॉजिट किया बैंक के पास, बैंक ने वो डिपॉजिट इतना ज्यादा यूज कर लिया रिजर्व मेंटेन करे बिना कि सारा लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आपको भी डिपॉजिट को रिटर्न करने के लिए पैसे नहीं है। क्या ऐसा कभी होता है बैंक में? नहीं, बिकॉज देयर इज अ फंक्शन ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी, उसको बैंक मेंटेन करके चलता है, कीप्स इनफ कैश टू मीट द डिपॉजिटर्स विड्रॉल्स, है ना। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, यानी स्प्रेड बैंकिंग फैसिलिटीज टू ऑल द रीजन्स। बैंक्स की हमेशा कोशिश रहती है कि एक कंट्री के अंदर जितने रीजन्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, सब जगह तक उनकी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहे, ठीक है। साउंड इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसीज, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी। प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखा जाता है। ह्यूमन फैक्टर भी है, कंपिटेंट एंड एथिकल बैंकिंग पर्सोनल आर क्रूशियल। अब ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी सिर्फ लोन ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ह्यूमन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है बैंकिंग में। आगे देखते हैं बच्चों कमर्शियल बैंक्स। जितने भी हमारे आसपास बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके अलावा जो दूसरा बैंक है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। अब आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक्स हैं वो सारे आरबीआई बैंक के अंडर गवर्न होते हैं। आरबीआई इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन जिसके अंडर ये सारे बैंक्स गवर्न होते हैं, आरबीआई की सारी बनाई हुई पॉलिसीज को फॉलो करते हैं पूरी इकोनॉमी में, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के सबसे मेन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट। हर एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। करंट में क्या है? नो विड्रॉल लिमिट, नो लो इंटरेस्ट। फिर उसके बाद या तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, कम होता है करंट में, राइट। सेविंग में आपको पता है स्मॉल सेवर्स के लिए होता है 4% एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? जो थोड़ा फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, हायर इंटरेस्ट होता है 6 से 12%। फिर आता है रेकरिंग, जो आप रेकरिंग बेसिस पर डिपॉजिट करते हो। रेगुलर स्मॉल सेविंग, इंटरेस्ट बिटवीन सेविंग एंड टर्म। तो ये विद एग्जांपल भी बताया गया आपको कि किस किस तरह के डिपॉजिट एक बैंक में हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। देखो देखा जाए तो यही दो फंक्शंस होते हैं मेन वैसे तो, कि डिपॉजिट लेना और लोन देना। अब लोन में डिमांड कॉल लोन हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन, या कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स या क्रेडिट कार्ड्स। ये टाइप ऑफ लोन्स है जो एक बैंक के हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो फिर आता है क्रेडिट क्रिएशन। अब बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट भी क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो मैंने आपको बताया अभी। अगर बैंक के पास लोन देने की पावर ज्यादा होगी, कैसे? अगर बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएगा लोगों को, तो क्रेडिट क्रिएट करना। अब ये सारा गवर्न कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई की इंस्ट्रक्शन पे सारी चीजें होती है। तो बैंक्स क्रिएट द क्रेडिट फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट वाया फाइनेंशियल रिजर्व बैंकिंग। फाइनेंशियल रिजर्व बैंकिंग को यूज करके क्रेडिट क्रिएट करा जाता है, डन बाय बैंकिंग सिस्टम एज अ होल, नॉट अ सिंगल बैंक। पूरा बैंकिंग सिस्टम, मैंने बताया ना आरबीआई गवर्न करता है, तो सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम आरबीआई की इंस्ट्रक्शन पे इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है बच्चों। फिर आता है एजेंसी फंक्शन, क्योंकि बैंक हमारे बिहाफ पे, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो अब बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट्स रिसीव करता है और आगे पेमेंट ट्रांसफर करता है। हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बैंक वही चीज आगे करता है। सो बैंक एक्ट एज अ एजेंट, है ना, यानी कलेक्ट चेक, डिविडेंड या इंटरेस्ट, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, एक्ट एज अ ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर, मेक पेमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है बच्चों। चलो फिर जनरल यूटिलिटी यानी कि जनरल फंक्शन, जैसे लॉकर फैसिलिटी, मनी ट्रांसफर, इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी शेयर्स, ट्रैवलर चेक, ट्रैवल चेक समझते हो जो ऑल ओवर द कंट्री यूज होता है, फॉरेक्स सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफर इधर से उधर, एटीएम एंड डिजिटल बैंकिंग। तो ये कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन है जो एक बैंक हमें प्रोवाइड करता है। इजी है। चलो जी, प्रिंसिपल क्या है? एक कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? एक हमने बात करी कि एक साउंड सिस्टम के लिए जैसे हमने कहा था लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो वैसे ही कुछ प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर एक कमर्शियल बैंक वर्क करता है। सबसे पहला तो वही सेम, लिक्विडिटी, कीप्स कैश फॉर डेली विड्रॉल्स, होना चाहिए बैंक के पास ऑलवेज। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब बैंक को अपने प्रॉफिट्स भी रखने, तो अर्न प्रॉफिट फ्रॉम लोन एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारे से बैंक डिपॉजिट लेता है और जो आगे उसी को आगे लोन की फॉर्म में देता है और वहां से लोन के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है, वहीं से बैंक का प्रॉफिट होता है। फिर आता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी समझते हो कि बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए अपने क्रेडिट चुकाने के लिए, या जिन लोगों के डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट करे हुए उनको विड्रॉल देने के लिए, तो सॉल्वेंट होना चाहिए, मेंटेन दी एडिक्वेट कैपिटल।
बैंक्स के पास एक सफिशिएंट फंड ऑलवेज होना चाहिए। फिर आता है सेफ्टी, भी ध्यान रखना। अब सिक्योर द डिपॉजिटर्स मनी, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास है तो बैंक को एक सेफ्टी रेगुलेशंस भी फॉलो करनी चाहिए, राइट। फिर आता है कलेक्शन ऑफ सेविंग्स, यानी मोबिलाइज द आइडियल फंड्स। जो आइडल फंड्स उनके पास पड़े होते हैं उनको अब बैंक उन फंड्स को चैनलाइज या मोबिलाइज करता है आगे, जिससे वो अपनी इनकम जनरेट करता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं कमर्शियल बैंक्स के, ठीक है बच्चों। और क्या है, साउंड लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी लेंड्स टू वायबल प्रोजेक्ट्स। सही जगहों पर और सही एक्यूरेट या ऑथराइज जगहों पर लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि जो पैसा है वो सेफ रहे और बैंक का भी प्रॉफिट हो, बैंक के पास लिक्विडिटी मेंटेन रहे, और जो डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक के पास है वो सही जगह इन्वेस्ट हो और इकोनॉमी में भी और ग्रोथ हो, ठीक है ना। देखो इकोनॉमी आ गया। मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करके चलना। सर्विसेज, यानी प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस। आप बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं रेगुलरली, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बैंक से इमीडिएट कॉल करते हैं। आपका कार्ड खोजे तो आप इमीडिएट बैंक में अप्लाई करते हैं कि हमारा कार्ड खो गया, बैंक से कितनी जल्दी आपको फास्ट सर्विस मिलती है, आपका ब्लॉक कराया जाता है अकाउंट फटाफट, राइट। तो दीज आर ऑल बैंकिंग सर्विसेज। सिक्रेसी मेंटेन करता है, मेंटेन द क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अकाउंट की, वो बैंक कहीं और तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, राइट। मॉडर्नाइजेशन, यानी एडॉप्ट दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम्स, तो आप देखते हैं। स्पेशलाइजेशन, यानी असाइन दी रोल्स बाय एक्सपर्टीज। कुछ एक्सपर्ट्स अपॉइंट होते हैं रेगुलर बेसिस पर जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्निक्स वर्क करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है लोकेशन, सही लोकेशन सिलेक्ट करना, रिलेशन मेंटेन करना, बिल्ड द गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स। और पब्लिसिटी, एडवर्टाइज टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स। एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं, देखते हैं आप आजकल बैंक्स की भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, ताकि आप सही बैंक चुने और सही इंटरेस्ट और सही इनकम अर्न कर सके, ठीक है बच्चों। चलो अब दोनों का डिफरेंस, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द हेड, इज द अथॉरिटी जो मेंटेन करता है और जिसके बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को सारे कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना होता है, राइट। तो मेन बात करें तो सेंट्रल बैंक हमारा है एपेक्स बैंक, यानी जो मेन रेगुलेटर है, मेन मॉनेटरी अथॉरिटी जो कंट्रोल करता है ऑल ओवर द बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही आरबीआई मेंटेन करता है। और कमर्शियल बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो डिपॉजिट और लोन्स का काम करते हैं। आरबीआई का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इनका प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं बैंक्स। नोट इशू, मोनोपोली पावर है, करेंसी इशू की आरबीआई कर सकता है, सिर्फ आरबीआई के पास पावर है, यहां पर कोई पावर नहीं है कमर्शियल बैंक के पास नोट प्रिंट करने की। सर्विसेज टू द पब्लिक, ये डायरेक्ट सर्विस पब्लिक से नहीं डील करते, ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू डील करते हैं, इनके पास पब्लिक डीलिंग नहीं होती आरबीआई के पास, ठीक है। यहां पर एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड्स टू पब्लिक, इनका तो काम ही क्या है, रेगुलर बेसिस पर पब्लिक से डील करना, डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो डायरेक्ट पब्लिक से कौन डील करता है, कमर्शियल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यस हेल्प्स द बैंक इन क्राइसिस। अगर कमर्शियल बैंक के पास कुछ फंड्स नहीं बचे और कोई परेशानी आ जाए कमर्शियल बैंक को, तो उनके पास आखिरी रास्ता कौन बचता है, आरबीआई। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है बच्चों। और यहां पर क्या है, बोरोवर फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये एक तरह से बोरो करते हैं। ओनरशिप, स्टेट ओन्ड मोस्टली, ये क्या होते हैं, स्टेट ओन्ड, और यहां पर मोस्टली प्राइवेट ओन्ड, ठीक है बच्चों। फंक्शंस, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और बैंकर टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंकर का काम करते हैं। ये होता है क्रेडिट क्रिएशन या एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कमर्शियल बैंक्स, ठीक है बच्चों। चलो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंट्रल बैंक का मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए काम करता है, टू मेंटेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। देखो बच्चों, हमारी कंट्री में कुछ भी अगर मॉनेटरी टर्म्स में कोई भी पैसा कंट्री में आएगा या कंट्री से जाएगा, तो उसमें आरबीआई इन्वॉल्व होगा हमेशा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, आरबीआई विल बी द मेन गवर्निंग बॉडी टू लुक आफ्टर, ठीक है बच्चों। एंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। प्रमोट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैंने आपसे बात करी, ठीक है जी। फंक्शंस एक तो पता है हमें, नोट इशू करता है, गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है, यानी गवर्नमेंट के भी सारे फंड्स कौन संभालता है, आरबीआई। बैंक, बाकी बैंक्स के लिए भी ये बैंक ही है, मतलब जैसे हम लोग अपने डिपॉजिट्स और लोन्स कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट और लोन्स कहां पे डील करते हैं, आरबीआई के साथ। तो बाकी बैंकर्स के लिए भी ये बैंक है, ठीक है ना। होल्ड्स कैश रिजर्व्स, क्लियरिंग हाउस और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है बच्चों। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, पूरा इकोनॉमी में क्रेडिट का कंट्रोल करना कि कितना क्रेडिट होना चाहिए, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, बाय ऑल्टरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनको भी कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। आरबीआई के पास दूसरी कंट्री की करेंसी के कुछ रिजर्व्स ऑलवेज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जिन कंट्रीज के साथ हम डील करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको पेमेंट भी करनी होती है, तो जब हम पेमेंट उन्हीं की करेंसी में अगर करेंगे तो हमें कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आरबीआई का एक और फंक्शन है ये कि आरबीआई दूसरी कंट्री की करेंसीज को अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखता है, ठीक है बच्चों। चलो मैनेज दी फॉरेन एक्सचेंज, आगे बढ़ते हैं।
अब ये टॉपिक कुछ मेरा बताने वाला नहीं है, ये आपको सिर्फ देखना है बच्चों, और अपने पास कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट करनी है, मैं बताता जाऊंगा। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताए हुए हैं, ठीक है बच्चों, जिनके आपको सिर्फ नाम देखने हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब कब ये स्टैब्लिश हुए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको ईयर, इनका ऑब्जेक्टिव और की फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है ना। इनके नाम से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैंने यहां पर लिस्ट कर दी है, वो आपको एक बार देखनी है। तो डिस्कस करते हैं फटाफट। आईएफसीआई इज 1948 में स्टैब्लिश हुआ है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, लोन्स अप टू 25 ईयर्स, सब्सक्राइब्स टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसीज लोन्स, गारंटी फॉर इंपोर्ट्स। तो आई सजेस्ट बच्चों कि इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आपको नोट्स की फॉर्म में इसको लर्न करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हुए हैं, ये कब स्टैब्लिश हुए थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और इनका की फंक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर भी डिस्कस कर लेता हूं, हो सकता है आपको सुनने से याद हो जाए, ठीक है बच्चों। एसएफसी जो हमारा 1953, पंजाब फर्स्ट, फाइनेंस मीडियम स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, नॉट लार्ज, ओनली मीडियम एंड स्मॉल, स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल फाइनेंस इसका की फंक्शन है। फिर आता है आईसीआईसीआई, नाम सुना होगा, 1955 में डेवलप प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों। एसआईडीसी 1960 में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट स्टेट लेवल, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रमोट दी स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, स्टेट लेवल पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना। और भी है, देखते हैं। यूटीआई 1964 में मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स इनटू कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, ये लो बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो, मोबिलाइज सेविंग्स चैनल इनटू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब चैनलाइज करना कि सेविंग्स को सही जगह पे लेके जाना, सही जगह लगाना। आईडीबीआई का 1964 में आया है एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट, तो कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड प्रोवाइड डायरेक्ट फंडिंग टू द इंडस्ट्रीज, कोऑर्डिनेट्स इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस और सपोर्ट वीक यूनिट्स। एक्सिम बैंक्स 1962 फाइनेंस एंड प्रमोट फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट डिस्काउंटिंग, फॉरेन करेंसी क्रेडिट और बल्क इंपोर्ट फाइनेंस, ठीक है बच्चों। ये एज इट इज आपको याद करने हैं, किसके की फंक्शन से कौन सा नाम और कब स्टैब्लिश हुआ था। ऐसे ही नबार्ड है, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, 1982 में एपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट, या पहले भी पढ़ के आए होंगे बच्चों। नबार्ड का कहां पे रोल है, एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट में 1982 में स्टैब्लिश हुआ है। मेन फंक्शन क्या था, की फंक्शन, रीफाइनेंस टू कोऑपरेटिव और आरआरबीज प्रमोटिंग एग्री रिसर्च, मतलब एग्रीकल्चरल से रिलेटेड लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, बात समझ आई। चलो जी, इस तरह से बेटा ये भी देख सकते हैं, एलआईसी, जीआईसी, सेबी, मुद्रा बैंक और बैंक, यानी कि एनआरएसीएल और आईडीआरसीएल कब कब स्टैब्लिश हुए हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, ये आप खुद से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेरा पढ़ाने वाला नहीं है, ये आपको एज इट इज इनके नाम और इनके की फंक्शंस लर्न करने हैं, लर्निंग वाला टॉपिक है बच्चों, इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूशंस किसने कब कब क्या क्या किया था आप बोलेंगे तो एक बार देख लेते हैं। एलआईसी पता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस, देखो कब स्टैब्लिश हुआ है, की फंक्शन के इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी हमारा पैसा लेते हैं इनका की फंक्शन क्या है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। जीआईसी 1972 में जनरल इंश्योरेंस है भी, एनआईसी, एनआईएस, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंडिया। सेबी 1988 में, ये सिक्योरिटी मार्केट में आपने सुना होगा, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी सेबी है ना, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, इंश्योर्स फेयर प्रैक्टिसेस। फिर आता है मुद्रा बैंक 2015, लोन्स टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, लेटेस्ट है ये, रीफाइनेंस टू एमएफआई एनबीएफसीज फॉर एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर ये वाला आता है एनआरसीएल और आईडीसीआरएल 2021, रिजॉल्व एनपीएस, बैड लोन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एक्वायर्स एंड मैनेज एनपीएस फ्रॉम दी बैंक्स, बैंक से एनपीएस उठाते हैं और उनको मर्ज करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो ये था रिमेनिंग पार्ट चैप्टर का, अभी और भी है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आने वाले हैं। ये जो लेटेस्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया इसको थोड़ा सा नोट करके लर्न करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।